अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में जो यूरोफाइटर टाइफून के लिए साइन किया गया है। बांग्लादेश ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है लुनाडो कंपनी के साथ, जिसका मतलब यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून में इंटरेस्ट रखती है और अगर ये डील एग्जीक्यूट होती है तो बांग्लादेश को तकरीबन 12 यूरोफाइटर टाइफून मिल सकते हैं। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद बांग्लादेश को ओल्डर यूरोफाइटर टाइफून दिए जाएं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इंडिया के कुछ एनालिस्ट और मीडिया ने फॉरेन प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 और चाइना के J-10Cs को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनके अंदर रिलायबिलिटी इश्यूज और इन्फीरियर टेक्नोलॉजी है। लेकिन असल बात बिल्कुल सिंपल है, J-10C और यूरोफाइटर टाइफून एक ही कैटेगरी के फाइटर जेट नहीं हैं। यूरोफाइटर टाइफून एक ट्विन इंजन हैवी फाइटर जेट है जिसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ज़्यादा है, जिसकी फेरी रेंज ज़्यादा है, कॉम्पैक्ट रेडियस ज़्यादा है, मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा है और कई चीज़ों में वो यूरोफाइटर टाइफून राफेल से भी सुपीरियर फाइटर जेट माना जाता है। बांग्लादेश को यूरोफाइटर टाइफून में इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के पास अभी तक एडवांस अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, स्ट्रॉन्ग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या आई स्टार ऑपरेशंस की एबिलिटी नहीं है। उसके अलावा उसके पास मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर टेक्निक्स का कोई भी बैटल इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट अभी डेवलप नहीं हुआ। इसलिए बांग्लादेश को एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग सेंसर फ्यूजन, लॉन्ग रेंज BVR एबिलिटीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के साथ आए। अगर हम JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C की बात करें तो JF-17 एक लाइट वेट 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जबकि J-10C एक मीडियम वेट सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। सिंगल इंजन जेट्स इतने पावरफुल सेंसर्स को पावर नहीं दे सकते जो यूरोफाइटर टाइफून जैसे ट्विन इंजन में लगे हुए होते हैं। यह सिंगल इंजन की लिमिटेशन है, मगर यूरोफाइटर टाइफून के पास ये लिमिटेशंस नहीं होती। मगर फिर भी पाकिस्तान के लिए ये जेट्स परफेक्टली फिट बैठते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास हाईली ट्रेंड पायलट्स हैं, एक एडवांस एंड पॉलिश्ड कॉम्बैट डॉक्ट्राइन है और सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट जैसे कि अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर एयरक्राफ्ट सब कुछ मौजूद है और पाकिस्तान के पास नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की पुरानी इकोसिस्टम मौजूद है। ये सब चीज़ें मिलकर पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक ऐसी सुप्योरिटी देती हैं कि वो अपने जेट्स को राफेल और टाइफून जैसे जेट से भी सुपीरियर बना देती हैं। इस सुप्योरिटी को पूरी दुनिया ने 7 मई की रात को देखा भी है। बांग्लादेश के पास ये इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए वो एक ऐसा फाइटर जेट चाहता है जो ऑल इन वन हो, जिसे किसी एडिशनल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत ना पड़े। और हमें यह भी पता है कि बांग्लादेश को फ्यूचर में बहुत सारे नए फाइटर जेट चाहिए होंगे ताकि वो अपनी ओल्ड फ्लीट को रिटायर कर सके और सस्टेनेबल डिफेंस को मेंटेन कर सके। इसी वजह से JF-17 अभी भी बांग्लादेश के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन है। JF-17 अफोर्डेबल है, एडवांस है, स्पेशली ब्लॉक 3 इजी टू मेंटेन है और एक परफेक्ट वर्क हॉर्स है, मल्टी रोल फाइटर जेट है। बांग्लादेश आगे चलकर हाई लो मिक्स फ्लीट सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकता है, जहां यूरोफाइटर टाइफून हाई एंड रोल रखेगा और JF-17 को एक मल्टी रोल बैकबोन बना दिया जाएगा। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश हेजिटेट इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि J-10C एक एक्सपोर्ट वेरिएंट मिले जिसमें PL-15 की लॉन्ग रेंज एबिलिटीज़ ना हो जो पाकिस्तान और चाइना के पास हैं। इस वजह से बांग्लादेश फिलहाल यूरोफाइटर टाइफून को प्रायोरिटाइज कर रहा है। सेम इशू जो बांग्लादेश फेस कर रहा है वही कोर प्रॉब्लम इंडिया के पास भी मौजूद है। इंडिया के पास अभी टेक तो है लेकिन फुली इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, जिसमें कंप्लीट एडवांस C4 विद AI इंटीग्रेशन, मैच्योर आई स्टार, सिक्योर डाटा लिंक और रियल टाइम सेंसर फ्यूजन होती है। वो इंडिया के पास उस तरह एबिलिटीज़ नहीं है जिस तरह बैटलफील्ड वेब की शक्ल में चाहिए होती है। और सबसे बड़ा गैप यहाँ आ जाता है कि इंडिया के पास अभी भी कोई भी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट नहीं है। पाकिस्तान के पास DF-20, फ्यूचर में हैवा SOJ, पाकिस्तान के ZDK-03 क्राकम ईगल प्लेटफॉर्म्स हैं। ये एयरक्राफ्ट पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शील्ड बनाते हैं जो लॉन्ग रेंज BVR की कॉम्बैट का एक बैकबोन बनता है। मगर फिर भी डिल्यूजन इतना है कि डिस्कशन इस बारे में करते हैं कि हमें कौन सी BVR अपनी फ्लीट में इंडक्ट करनी चाहिए। अगेन कहते हैं कि रशिया से R-77M ले लेंगे, R-37M ले लेंगे या इजराइल की 300 किलोमीटर वाली मिसाइल ले लेंगे या अपनी 300 किलोमीटर वाली मिसाइल बना लेंगे। लेकिन मिसाइल खरीदने से एबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने बालाकोट स्ट्राइक की एनालिसिस में कहा था कि अपने आर्टिकल के अंदर इंडियन स्ट्राइक ऑन बालाकोट अ वेरी प्रिसाइज मिस, उनमें उसने कहा था बट Indian recent airstrike on so-called Jaish Mohammed terror camp
in Balakot in Pakistan on 26 February suggests that precision strike is still an art. Again, precision strike is still an art and science that required both practice and enabling system to achieve the intended effect. Simply buying a precision munition off the shelf is not enough. सेम इसी तरह मॉडर्न वॉरफेयर में, मॉडर्न एयर वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज BVR सिर्फ मिसाइल का नाम नहीं होता, पूरा इकोसिस्टम है जो कंबाइन होता है और एक रिजल्ट देता है। वो कंबाइन करके सेंसर फ्यूजन क्रिएट की जाती है जहां फाइटर जेट अकेला ऑपरेट नहीं करता बल्कि एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, एक सिंगल सेंसर बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन और ट्रेनिंग होती है। BVR कॉम्बैट एक आर्ट है, सिर्फ इक्विपमेंट लेने से नहीं आती। जो सिंपल बात है कि 300 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है वो कभी 300 किलोमीटर की एबिलिटी नहीं बनता। रियल पावर में अवैक्स, C4 ISR, डाटा लिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फ्यूजन और ट्रेनिंग डॉक्ट्राइन से आती है। अगर इकोसिस्टम अनकम्प्लीट हो तो मिसाइल रेंज सिर्फ थ्योरी बन जाती है, रियल बैटल में काम नहीं आती। सो दिस इज़ आवर एनालिसिस। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।